हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू लॉमिट। आई एम मुस्कान मंध्यान, योर लीगल गाइड। गांधीइज्म के बारे में गाइज आज हम डिस्कस करेंगे। सो गाइज ये पार्ट 1 है वीडियो का। आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप लोग प्लीज मुझे ध्यान से सुनते रहिए एंड अगर जरूरी लगे तो नोट्स बनाते रहिए। लेट्स स्टार्ट। सो गाइज जो पहली चीज हमें यहाँ समझनी होगी वो ये है कि गांधी में कोई इज्म नहीं है। ठीक है, गांधीइज्म हम कह रहे हैं बट गांधी में एक्चुअली कोई भी इज्म नहीं है। क्यों नहीं है गांधी में कोई इज्म? गांधीइज्म एक फिलॉसफी तो है, हमें इतना पता है कि गांधी जी ने हमें एक फिलॉसफी दी है। इस बात को लेकर हम सब क्लियर है। क्यों क्लियर है कि हमारे पास एक फिलॉसफी है? क्योंकि जो मेथड्स गांधी जी ने यूज किए हमें इंडिपेंडेंस दिलाने के लिए, जो जो उन्होंने टेक्निक्स यूज की, वो एक फिलॉसफी की तरह है। ठीक है, वो एक फिलॉसफी अपने में बनाती हैं। बट गांधी को कोई इज्म नहीं है, उसका कोई इज्म नहीं है। अगर इज्म होता, ठीक है, अगर वो एक आइडियोलॉजी होती तो क्या होता? आइडियोलॉजी यार जैसा कि बदलता वक्त है, ठीक है, सोसाइटी जिस तरीके से बदल रही है उस हिसाब से आइडियोलॉजी इतनी फ्लेक्सिबल नहीं होती है, रिजिड होती हैं आइडियोलॉजीज। ठीक है, आइडियाज जो हैं वो रिजिड हो जाते हैं, फ्लेक्सिबल नहीं रहते हैं। ठीक है, जो एक्चुअल रियलिटी है उसको मैच नहीं कर पाती है आइडियोलॉजी। अगर गांधीइज्म एक आइडियोलॉजी होता तो वो सिर्फ एक रिजिड डॉक्ट्रीन बन के रह जाता। यहाँ पे जो दो चीजें मैंने हाईलाइट कर दी हैं, आइडियाज बिकम अ रिजिड डॉक्ट्रीन देन सूटेड टू रियलिटीज, ये दो रीजंस है, बेसिकली मेन रीजंस है कि गांधी ने उसे इज्म क्यों नहीं कहा। ठीक है, गांधी जी ने उसे इज्म क्यों नहीं कहा, वो एक आइडियोलॉजी क्यों नहीं है। रिमेंबर, जब मैं गांधी बोल रही हूं तो मेरा गांधी बोलने का मतलब गांधी जी से नहीं है, मैं उनकी फिलॉसफी को एड्रेस कर रही हूँ। ठीक है, मैं उनकी फिलॉसफी के बारे में बोल रही हूँ। तो जो गांधी है वो एक इज्म इसलिए नहीं है बिकॉज आइडियाज बिकम अ रिजिड डॉक्ट्रीन एंड इट इज अनसूटेड टू रियलिटीज। जो प्रेजेंट रियलिटी है उसको मैच नहीं कर पाता है, उसके काम का नहीं रह पाता है, इसीलिए गांधी एक इज्म नहीं है। गांधी जी ने कहा है कि वो अपने पीछे कोई सेक्ट छोड़कर नहीं जाना चाहते थे। SECT, सेक्ट। सेक्ट का मतलब क्या होता है? जैसे कि फासिज्म को जो लोग मानते हैं तो वो फासिस्ट कहलाते हैं, राइट। आइडलिज्म को जो फॉलो करते हैं वो आइडलिस्ट कहलाते हैं। ठीक है, इसी तरीके से गांधी जी नहीं चाहते थे कि वो जो गांधीज्म को कोई फॉलो करे तो वो कुछ और कहलाए, ठीक है, गांधीस्ट कहलाए। ऐसा वो नहीं चाहते थे, इसीलिए वो कह रहे हैं कि हम अपने पीछे कोई सेक्ट छोड़कर नहीं जाना चाहते हैं। ठीक है, कोई ऐसा फॉलोअर्स बनाकर नहीं जाना चाहते हैं कि इस ग्रुप के लोग इसको फॉलो करें, उस ग्रुप के लोग उसको फॉलो करें। बिकॉज गांधी जी बहुत बड़े एडवोकेट थे यूनिटी के। ठीक है, वो चाहते थे सब लोग साथ में रहें, ये बट जाना हुआ। अगर आप इसको फॉलो कर रहे हो, मैं किसी और चीज को फॉलो कर रही हूँ, तो ये बट जाना हुआ। वो चाहते थे सोसाइटी में कुछ भी बटा हुआ ना हो। ठीक है, सोसाइटी में सब कुछ साथ में हो, सब में यूनिटी हो। ठीक है, वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। इसीलिए उन्होंने कहा है कि वो अपने पीछे कोई सेक्ट छोड़कर नहीं जाना चाहते थे, इसीलिए गांधी को गांधीज्म नहीं कहा जा सकता। ठीक है, इट इज नॉट गांधीज्म, इट इज नॉट एनी इज्म। उन्होंने कहा है कि मैंने कोई नया प्रिंसिपल या डॉक्ट्रीन ओरिजिनेट नहीं किया है। उन्होंने कहा है जो उनका ओपिनियन है या जो कंक्लूजन्स उन्होंने ड्रॉन किए हैं वो फाइनल नहीं है। ठीक है, मतलब उन्हें बदला जा सकता है, चीजें बदल सकती हैं, चीजें फाइनल करके वो नहीं गए हैं। उन्होंने कहा है ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस आर एज ओल्ड एज द हिल्स, यानी ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस बहुत पुराने हैं। ठीक है, जितने की पहाड़ पुराने हैं उतने ही पुरानी है ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस। गांधीयन फिलॉसफी बेसिकली क्या है? गांधीयन फिलॉसफी बेसिकली एक गांधीयन वे एंड आउटलुक है। ठीक है, हम लोग एक गांधीयन वे से चीजों को देखने वाले, सोसाइटी को देखने वाले हैं। ठीक है, गांधी जिस तरीके से देखते थे सोसाइटी को, उन्होंने जिस तरीके से इंटरप्रेट किया चीजों को, आज हम उस नजरिए से चीजों को देखने वाले हैं। यही है गांधीयन फिलॉसफी। सो गांधी जी का मिशन क्या था लाइफ में? टू प्योरीफाई पॉलिटिक्स, टू रिकिंडल फेथ एंड ट्रस्ट इन मैनकाइंड, यानी कि हमारे अंदर ट्रस्ट, ठीक है, हम इंसानों के अंदर ट्रस्ट एंड फेथ वापस से लाना। टू रिहेबिलिटेट द फ्रीडम ऑफ मैन एंड टू रीस्टोर द डिग्निटी एंड वर्थ ऑफ ह्यूमन बींग्स। सो गांधी जी का मानना था, ठीक है, गांधी अकॉर्डिंग टू गांधी जी, इंडिविजुअल एंड सोसाइटी एक्ट एंड रिएक्ट अपॉन ईच अदर। ठीक है, इंडिविजुअल का असर सोसाइटी पर होता है, सोसाइटी का असर इंडिविजुअल पर होता है। ठीक है, दे एक्ट एंड रिएक्ट अपॉन ईच अदर एंड हैव टू बी रेज्ड साइमल्टेनियसली, यानी
सोसाइटी और इंडिविजुअल की प्रॉब्लम्स, ठीक है, आपको साइमल्टेनियसली सही करनी होगी, इनको साइमल्टेनियसली आपको ग्रो कराना होगा। ऐसा नहीं है कि सोसाइटी ग्रो कर रही है बट इंडिविजुअल ग्रो नहीं कर रहा है, साइड बाय साइड दोनों को ही आपको लेकर चलना है। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ इंडिविजुअल को देख रहे हो और सोसाइटी को नहीं देख रहे हो, ना जी, दोनों को ही आपको साइड बाय साइड लेकर चलना होगा, साइड बाय साइड ही इनका डेवलपमेंट होता है। अब हम गांधी जी का लाइफ स्केच डिस्कस करेंगे। लाइफ स्केच मतलब कि थोड़ा गांधी जी के बारे में जानेंगे कि वो क्या थे, कौन थे, ठीक है, उनके बारे में थोड़ा समझेंगे। उनका पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। थोड़ा सा आप पता लगा सकते हो कहाँ वो बॉर्न हुए थे, ऑब्वियसली पोरबंदर में बॉर्न हुए थे, ठीक है, क्या ईयर था बॉर्न होने का, उनकी कब डेथ हुई, ये सारी चीज़ें छोटी छोटी आप अपने लेवल पे पता लगा लेना, ठीक है। थोड़ा सा ये आपको लिखना पड़ेगा, अगर आप गांधीज्म के बारे में लिख रहे हो तो अच्छा लगेगा, राइट। बाकी जो मेन चीज़ें वो मैं आपको भी बता दे रही हूँ, ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें, जब वो बॉर्न हुए थे, कब वो उनकी डेथ हुई थी, ठीक है, ये सारी चीज़ें आप पता लगा लेना। गांधी जी एज अ पॉलिटिकल लीडर इमर्ज हुए इन साउथ अफ्रीका, ठीक है, साउथ अफ्रीका में वो एक लीडर की तरह आए ड्यू टू अ पॉलिटिकल मूवमेंट। साउथ अफ्रीका में जो पॉलिटिकल मूवमेंट हो रहा था उसकी वजह से गांधी जी एक लीडर की तरह हमारे सामने आए पहली बार। साउथ अफ्रीका में इंडियंस के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था और उन्हें बहुत ही ह्यूमिलेटिंग तरीके से ट्रीट किया जा रहा था, ठीक है, अच्छी तरीके से ट्रीट नहीं किया जा रहा था इंडियंस को। ये कब की बात है? अर्ली पार्ट ऑफ द 20th सेंचुरी, ठीक है, अर्ली पार्ट ऑफ 20th सेंचुरी। भाई गांधी जी ने इसके खिलाफ एक लड़ाई लड़ी, ठीक है, इसी तरीके से वो एक लीडर बन के हमारे सामने आए, ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस एंड डिग्निटी का, ठीक है, जो ट्रुथ, नॉन वायलेंस एंड डिग्निटी लोगों की इंश्योर करता है, इस तरीके से वो एक लीडर बने। साउथ अफ्रीका में लोगों की कंडीशन सुधारने के बाद, या इंडियंस की कंडीशन सुधारने के बाद, गांधी जी लौट आए अपने देश यानी इंडिया में, वो वापस आए इन 1914, ठीक है, 1914, और उन्होंने बाकी लाइफ अपनी पूरी की पूरी अपनी मदरलैंड को दे दी, ठीक है, मतलब पूरी की जिंदगी जो पड़ी थी उसके बाद उन्होंने हमारी इंडिपेंडेंस में लगा दी। पहली बार ऐसा हो रहा था कि इंडिया में या पूरी हिस्ट्री में कोई सेंट पॉलिटिशियन हमारे सामने आया, ठीक है, सेंट पॉलिटिशियन, वाइट कपड़े वो पहनते थे यार, एक सेंट की तरह लगते थे, इसीलिए सेंट पॉलिटिशियन बोल रही हूँ। पहली बार हिस्ट्री में कोई सेंट पॉलिटिशियन हमें देखने को मिला था और वो रोल प्ले कर रहे थे हमारी कंट्री को लीड करने का, ठीक है, जो कि उस वक्त एक स्लेव बनकर रह गई थी, उस कंट्री को लीड करने का रोल प्ले कर रहे थे गांधी जी। और हमें क्या सिखा रहे थे गांधी जी? प्रैक्टिकल यूज ऑफ वेपन्स लाइक नॉन वायलेंस, नॉन कोऑपरेशन एंड सिविल डिसओबीडियंस। ये सारे वेपन्स थे यार गांधी जी के, जिनके मैंने अभी नाम लिए, इनका यूज वो हमें सिखा रहे थे एज अ लीडर। और 1942 में एक बहुत बड़ा मूवमेंट उन्होंने लॉन्च किया जिसे कहते हैं क्विट इंडिया मूवमेंट, ठीक है, जिसकी वजह से ब्रिटिशर्स काफी जल्दी भागे थे इंडिया से, आपको याद होगा, ठीक है, क्योंकि उन्होंने इंडियंस को एक बहुत क्लियर कॉल दिया था। उन्होंने इंडियंस को बोला था या तो तुम लोग को जीना है या तो फिर लड़ना पड़ेगा अपनी इंडिपेंडेंस के लिए, ठीक है, या तो अब गुलाम बन के ही जियो या अपनी इंडिपेंडेंस के लिए लड़ो, ठीक है, डू और डाई वाली सिचुएशन दी थी गांधी जी ने, इसीलिए क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च हुआ था इन 1942। गाइज ये सफिशिएंट है गांधी जी के बारे में, इतना काफी होगा, एक पैराग्राफ में आपका कवर हो जाएगा। अब हम गांधीयन फिलॉसफी के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को कवर करने वाले हैं। गांधी जी की लाइफ एंड उनकी फिलॉसफी अलग अलग राइटर्स की राइटिंग से इंस्पायर है, ठीक है, जो अलग अलग राइटर्स ने कुछ लिखा है उनके टेक्स्ट से इंस्पायर है गांधी जी की लाइफ एंड उनकी फिलॉसफी। गांधी जी एक एडवोकेट थे, तो जाहिर सी बात है उन्हें रीड करने की बहुत आदत थी, ठीक है, ही वॉज अ गुड रीडर, और इसी वजह से उनकी लाइफ पर काफी इम्पैक्ट पड़ा। जिस चीज ने या जिस टेक्स्ट ने उनकी लाइफ पर सबसे ज्यादा इम्पैक्ट डाला वो थी श्रीमद् भगवद गीता, ठीक है, भगवत गीता ने उनकी लाइफ पर बहुत ज्यादा इंपैक्ट डाला, ठीक है, इट हैड ग्रेटेस्ट इंपैक्ट ऑन हिज लाइफ। और गांधी जी किस चीज से इन्फ्लुएंस थे? वो इन्फ्लुएंस थे रामायण से, महाभारत से, ठीक है, योग सूत्र से, कुरान से, इन सारी चीजों से गांधी जी बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड थे। गांधी जी बहुत डिटर्मिन्ड थे कि हमें प्योरिटी का जो पाथ है, ठीक है, जो प्योरिटी का पाथ है उससे भटकना नहीं है, वो बहुत ज्यादा इस चीज को लेके डिटर्मिन्ड थे।
सो उन पर इतना ज्यादा जो हम इन चीजों का इम्पैक्ट देखते हैं कि सच बोलना है, नॉन वायलेंस एंड ऑल दैट, जो भी चीजें उनकी जो थी कैरेक्टर में, ठीक है, जिनके बारे में भी हम पढ़ने भी वाले हैं, तो ये सारी चीजें जो थी वो डिफरेंट रिलीजन्स का असर था उनके ऊपर, ठीक है। वो बाइबल भी रीड किए हैं, वो होली कुरान भी पढ़े हैं, वो श्रीमद् भगवत गीता भी पढ़े हैं, तो इन सारी चीजों का जो डिफरेंट रिलीजन्स का असर दिख रहा था हमें उनके ऊपर। इन्हीं सारी चीजों ने, ठीक है, इन्हीं सारे टेक्स्ट ने, इन्हीं सारी चीजों को रीड करके उन्होंने खुद को डेवलप किया, उनका रोल जो है डेवलप हुआ एज अ पॉलिटिकल लीडर ऑफ इंडिया, ठीक है। जो ग्रेट पॉलिटिकल रोल कहते हैं जो उन्होंने इंडिया में निभाया है, वो इन्हीं सारी चीजों की वजह से प्रिपेयर हो पाया, ठीक है, इन्हीं रीडिंग्स की वजह से, इन्हीं डिफरेंट रिलीजन्स के असर की वजह से ही बिकेम रेडी फॉर द ग्रेट पॉलिटिकल रोल इन इंडिया। सो एस्पेक्ट क्या है गांधीइज्म के, गांधीयन फिलॉसफी के एस्पेक्ट्स क्या है, अब हम वो डिस्कस करेंगे। पहला है नॉन वायलेंस, ठीक है। नॉन वायलेंस जो है वो बैकबोन है गांधीइज्म की। नॉन वायलेंस को हम कहते हैं इट इज द बैकबोन ऑफ गांधीइज्म। सो अगर नॉन वायलेंस को आप ट्रुथ से, ठीक है, सेपरेट कर दो, ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस एक ही थे गांधी जी के लिए, तो गांधी जी ने कहा अगर नॉन वायलेंस को आप ट्रुथ से, सच से सेपरेट कर दो तो नॉन वायलेंस का कोई भी मतलब नहीं रह जाता है, वो डीमोरलाइजिंग हो जाती है, राइट। सो नॉन वायलेंस का लिटरल मीनिंग क्या है, डिक्शनरी मीनिंग क्या है, वो है नॉन किलिंग, ठीक है, किसी को नहीं मारना है, ये है डिक्शनरी मीनिंग नॉन वायलेंस का। लेकिन गांधीइज्म में यार इसका बहुत वाइड मीनिंग है, ठीक है, गांधी जी के लिए बहुत बड़ी चीज थी, इसका बहुत वाइड स्कोप है अकॉर्डिंग टू गांधी जी। क्यों डिफरेंट स्कोप है या क्या डिफरेंट स्कोप है, ठीक है, क्यों इतनी वाइड है स्कोप में, बिकॉज ये कवर करती है कि अर्थ पर, ठीक है, अर्थ पर आपको किसी को भी इंजरी नहीं पहुंचानी है, ना ही अपने मन में, ना ही सोचकर किसी को हार्म करना है, ना ही फिजिकली किसी को हार्म करना है, ठीक है, और ना ही वर्ड्स के थ्रू, ना ही बोलकर हमें किसी को हार्म करना है, ठीक है। इतना वाइड स्कोप है नॉन वायलेंस का गांधी जी के लिए, ठीक है। ना तो सोच में, ना तो सोच कर किसी को मारने की सोचो, ठीक है, ना तो वैसा करो जाके, और ना तो किसी को बोलकर चोट पहुंचाओ, ठीक है। ये स्कोप है नॉन वायलेंस का अकॉर्डिंग टू गांधी जी, क्योंकि गांधी जी ने कहा है कि जो नॉन वायलेंट इंसान है, ठीक है, जो वायलेंस को प्रेफर नहीं करता, उसका कोई भी दुश्मन नहीं होता। सो नॉन वायलेंस 3 काइंड्स की है अकॉर्डिंग टू गांधी जी, ठीक है। अब हम वो देखेंगे क्या है। पहली है नॉन वायलेंस ऑफ द ब्रेव और एनलाइटेंड। तो जो ब्रेव लोग होते हैं, जो इंटेलेक्चुअल लोग होते हैं, जो उनके पास नॉन वायलेंस रहती है, जो नॉन वायलेंस की टेक्निक रहती है, वो बेस्ट टाइप ऑफ नॉन वायलेंस रहती है, ठीक है। नेक्स्ट है नॉन वायलेंस एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सपीडियंसी, यानी किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में अपनी बात मनवाने के लिए, ठीक है, या पर्टिकुलर गोल अचीव करने के लिए किसी सिचुएशन में नॉन वायलेंस जो काम आती है वो है दूसरी टाइप की नॉन वायलेंस। यानी अपनी बात मनवाने के लिए आप जो नॉन वायलेंस का यूज करोगे वो दूसरी टाइप की नॉन वायलेंस कहलाएगी। लास्ट है नॉन वायलेंस ऑफ कावर्ड, यानी डरपोक लोगों की जो नॉन वायलेंस है, ठीक है, वो है लास्ट टाइप ऑफ नॉन वायलेंस, उसे लास्ट में गांधी जी ने रखा है। ये 3 तरह की नॉन वायलेंस थी अकॉर्डिंग टू गांधी जी। सो नॉन वायलेंस के लिए कहा गया इट इज सुप्रीम लव, सुप्रीम काइंडनेस एंड सुप्रीम करेज। सो अकॉर्डिंग टू गांधी जी नॉन वायलेंस वायलेंस से बहुत ज्यादा पावरफुल होती है। सो हमारा गांधीइज्म का नेक्स्ट एस्पेक्ट है सत्याग्रह, ठीक है। सो द हार्ट एंड सोल ऑफ गांधीइज्म, ठीक है, द हार्ट एंड सोल ऑफ गांधीइज्म इज सत्याग्रह। सो इट इज अ मोरल वेपन बेस्ड ऑन लव फोर्स एंड सोल फोर्स, यानी आप अपने प्यार के फोर्स से एंड अपनी आत्मा के फोर्स से ईविल को भगाते हो, दैट इज सत्याग्रह, ठीक है। इट इज अ मोरल वेपन बेस्ड ऑन लव फोर्स एंड सोल फोर्स टू रेजिस्ट ईविल, एंड अकॉर्डिंग टू गांधी जी इट इज सुपीरियर टू फिजिकल फोर्स, यानी फिजिकल फोर्स से कहीं ज्यादा अच्छा है ये लव फोर्स एंड सोल फोर्स। सो गांधी जी ने ही इसे ये सत्याग्रह नाम दिया था साउथ अफ्रीका में, ठीक है। पहले वो साउथ अफ्रीका में ही थे, हमारे लिए साउथ अफ्रीका में भी उन्होंने फाइट की थी, जो इंडियंस वहां पे परेशान थे डिस्क्रिमिनेशन से, उन्होंने ही पॉलिटिकल मूवमेंट चलाया था, ठीक है, और उसी पॉलिटिकल मूवमेंट को उन्होंने नाम दिया था सत्याग्रह, ठीक है। उन्होंने इस टर्म को कॉइन किया था इन साउथ अफ्रीका। सो सत्याग्रह में आपको सच से जुड़कर रहना है, सच को नहीं छोड़ना है, ठीक है। ट्रुथ फोर्स का यूज करना है, ट्रुथ फोर्स को ही गांधी जी ने लव फोर्स या सोल फोर्स का नाम दिया है।
सो अब हम मीनिंग समझेंगे। सत्याग्रह का मीनिंग क्या है? सत्याग्रह इज अ टेक्निक इन रेजिस्टिंग ऑल दैट इन ईविल एंड अनजस्ट बाय लव। ठीक है, सत्याग्रह एक ऐसी टेक्निक है जिसकी वजह से, जिसके थ्रू आप क्या करते हो, ईविल यानी बुरे लोगों को, और जो आपके साथ जो बुरा हो रहा है, ठीक है, जो अनजस्ट हो रहा है, उसको आप रेजिस्ट करते हो। ठीक है, उसे रोकते हो। कैसे रोकते हो? बाय लव, लव के थ्रू रोकते हो। ठीक है, बिना वायलेंस के। एक हो गया लव के थ्रू लोग रोकते हो। देन आता है सेल्फ सफरिंग। ठीक है, सेल्फ सफरिंग यानी खुद को जो प्रॉब्लम्स होती है, जो खुद को तकलीफ होती है, उसके थ्रू रोकते हो। देन आता है सेल्फ प्योरिफिकेशन। ठीक है, जो आपका सेल्फ प्योरिफिकेशन होता है, उसके थ्रू रोकते हो। एंड बाय अपीलिंग टू द डिवाइन स्पार्क इन द सोल ऑफ द ओपोनेंट। सो जो ओपोनेंट है उसके अंदर भी गांधी जी मानते हैं आखिर भगवान है, तो एक तरीके से आप उससे अपील करके उसे रोकते हो। ठीक है, तो क्या क्या कहा गया? सत्याग्रह इज अ टेक्निक इन रेजिस्टिंग ऑल दैट इन ईविल एंड अनजस्ट, यानी ईविल एंड अनजस्ट को आप कैसे रेजिस्ट करते हो? बाय लव, सेल्फ सफरिंग, सेल्फ प्योरिफिकेशन एंड बाय अपीलिंग टू द डिवाइन स्पार्क इन द सोल ऑफ द ओपोनेंट। ठीक है ना, ओपोनेंट की जो सोल में जो डिवाइन स्पार्क है, जो भगवान है उसके अंदर, उससे एक तरीके से आप अपील करके उसे रोकते हो। सो सत्याग्रह इज ऑपोजिट ऑफ कोअर्शन। ठीक है, जो कोअर्शन होता है, जो फोर्स होता है, उसके अगेंस्ट है सत्याग्रह। एंड इज द वेपन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड द ब्रेवेस्ट। ठीक है, जो स्ट्रॉन्ग लोग एंड ब्रेव लोगों का वेपन है सत्याग्रह। सो सत्याग्रह एक कॉन्सेप्ट है गाइज, राइट? इट्स अ कॉन्सेप्ट। सो सत्याग्रह में क्या टेक्निक्स यूज होती हैं, अब हम उन्हें डिस्कस करेंगे। सत्याग्रह एक कॉन्सेप्ट हो गया, इस कॉन्सेप्ट में क्या टेक्निक्स यूज होंगी, कैसे हम अचीव करेंगे चीजें सत्याग्रह के थ्रू, अब हम वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्या क्या टेक्निक्स है सत्याग्रह की। गाइस, पहली टेक्निक है नॉन कोऑपरेशन। सो गांधी जी का मानना था जितना आप कोऑपरेट करते हो, ठीक है, जितना आपको ऑप्रेस किया जाता है, ठीक है, जितना ज्यादा आप कोऑपरेट करोगे उतना ज्यादा आपको ऑप्रेस किया जाएगा। जितनी ज्यादा बात मानोगे अपने दुश्मन की, उतना ज्यादा तुम्हें और वो दबाएगा। इसीलिए उन्होंने टेक्निक निकाली नॉन कोऑपरेशन की। सो अगर आप अथॉरिटी एंड गवर्नमेंट के टुवर्ड्स, इंडियंस के लिए कहा जा रहा है, अगर वो लोग गवर्नमेंट यानी कि ब्रिटिश के टुवर्ड्स, अथॉरिटी के टुवर्ड्स कोऑपरेट नहीं करेंगे तो वो बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, बहुत जल्दी वो लोग चले जाएंगे और हमें एक्सप्लॉइट नहीं कर पाएंगे। सो गांधी जी कह रहे हैं अगर लोग जो हैं वो मेरी बात मान के, ठीक है, जो अनजस्ट चीजें उनके साथ हो रही हैं, जो ब्रिटिशर्स उनके साथ कर रहे हैं, उनके साथ कोऑपरेट करना छोड़ दें, ठीक है, तो वो बहुत जल्दी ढीले पड़ जाएंगे। सो गांधी जी ने कहा है जो डेस्पोटिक गवर्नमेंट रहती है, ठीक है, जो एकदम सी टायरेनियस गवर्नमेंट्स रहती है, जो नुकसान पहुंचाती है, लोगों को एक्सप्लॉइट करती है, वो खड़ी रह ही नहीं सकती है अगर लोग उसको सपोर्ट ना करें। लोग उसे सपोर्ट करते हैं तभी वो इतने दिनों तक चल जाती है। जो गवर्नमेंट हमें एक्सप्लॉइट कर रही है, अगर हम उसे सपोर्ट करेंगे, उसका साथ देंगे, तो वो हमें और डराएगी, ठीक है, हमारे और एक्सप्लॉइटेशन होगा। इसीलिए उन्होंने, गांधी जी ने कहा है, जैसे ही आप उनसे डरना छोड़ दोगे, जैसे ही आप उनकी बात मानना छोड़ दोगे, वैसे ही वो ढीले पड़ जाएंगे और यहां से चले जाएंगे। नॉन कॉपरेशन हड़ताल के फॉर्म में हो सकता है, ठीक है, जो हड़ताल पर बैठ जाते हैं वो एक तरीके का नॉन कॉपरेशन है, राइट? जो दुकानें लूट ली जाती हैं वो भी एक तरीके का नॉन कॉपरेशन है। बॉयकॉट और सोशल ऑस्ट्रेसिज्म, यानी किसी चीज को बॉयकॉट कर देना, ठीक है, कि हम इस चीज को यूज नहीं करने वाले हैं, जो हमने एक तरीके से चाइनीज एप्स के साथ किया, वो भी एक तरीके का नॉन कॉपरेशन है। देन आता है फास्टिंग। सो फास्टिंग एक नॉन वायलेंट मेथड है जो इनजस्टिस एंड इविल के अगेंस्ट यूज किया जाता है। फास्टिंग मीन्स होता है एब्स्टिनेंस फ्रॉम फूड, ठीक है, खाना ना खाना, पानी ना पीना, ये से होता है फास्टिंग। गांधी जी इसे बहुत खतरनाक वेपन बताते हैं, ठीक है, फास्टिंग को, एंड इवन एक तरह की साइंस से बताया है उन्होंने। सो गांधी जी ने कहा है कि इसे सबको यूज नहीं करना चाहिए, ठीक है, सब लोग इसको यूज नहीं कर सकते हैं, कुछ लोग ही यूज कर सकते हैं, वो भी कुछ स्पेशल ओकेजन्स पर, ठीक है, कुछ रेयर ओकेजन्स पर ही इसे यूज करना चाहिए। और कौन कौन लोग इसे यूज कर सकते हैं? सिर्फ वो लोग इसे यूज कर सकते हैं जो मोरली स्ट्रांग हो, ठीक है, क्योंकि इसमें मोरल स्ट्रेंथ चाहिए रहती है। एंड क्या चाहिए रहता है? प्योरिटी ऑफ माइंड। मोरल स्ट्रेंथ एंड प्योरिटी ऑफ माइंड की जरूरत पड़ती है किसके लिए? फास्टिंग के लिए। नेक्स्ट मेथड है यार, या नेक्स्ट टेक्निक है सत्याग्रह की, वो है स्ट्राइक। सो गांधी जी ने कहा है कि लेबर क्लास के हाथों में ये वेपन है, दैट इज स्ट्राइक, ठीक है, स्ट्राइक पर बैठ जाना।
बट गांधी जी के लिए स्ट्राइक थोड़ी अलग चीज थी यार। जैसे कि वेस्टर्न कंट्रीज में स्ट्राइक का कॉन्सेप्ट है, उससे थोड़ा अलग कॉन्सेप्ट था गांधी जी का। उन्होंने मार्क्सिज्म की तरह ये नहीं कहा कि कैपिटलिस्ट क्लास को भगा के हम प्रोलिटेरिएट क्लास को ले आ रहे हैं, ऐसा कुछ उन्होंने नहीं कहा। सो गांधी जी ने कहा है कि द डिमांड्स ऑफ स्ट्राइकर्स, जो लोग स्ट्राइक कर रहे हैं उनकी डिमांड क्लियर होनी चाहिए, फीजिबल होनी चाहिए एंड जस्ट होनी चाहिए। ठीक है, फीजिबल होनी चाहिए कि मतलब जैसे पूरा किया जा सके ऐसी डिमांड रखो, है ना। ऐसी नहीं कि ऐसी भयानक डिमांड रख दी जैसे पूरा ही नहीं किया जा सकता और तुम स्ट्राइक कर रहे हो। नहीं, उन्होंने कहा ऐसी डिमांड हो जिसे पूरा किया जा सके। ठीक है, स्ट्राइक नॉन वायलेंट होनी चाहिए, वायलेंट स्ट्राइक नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और वो डिमांड फीजिबल होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए एंड जस्ट होनी चाहिए। स्ट्राइक का मतलब होता है सीजर ऑफ वर्क, यानी काम को रोक देना। ठीक है, काम न करना। टू इंडिकेट प्रोटेस्ट एंड फोकस द अटेंशन ऑफ द पब्लिक, एंड पब्लिक की अटेंशन किसी इश्यू की तरफ ड्रॉ करना। ठीक है, अ स्ट्राइक शुड बी एब्सोल्युटली वॉलेंट्री, स्ट्राइक वॉलेंट्री होनी चाहिए, जरूरी नहीं है सब लोग उसमें पार्टिसिपेट करें, जिसे करना है वही करेगा। ठीक है, एंड मस्ट बी नॉन वायलेंट, स्ट्राइक नॉन वायलेंट होनी चाहिए। तो फिर से मैं बोल रही हूँ स्ट्राइक का मीनिंग। Strike means the seizure of work to indicate protest and focus the attention of the public on a certain issue. A strike should be absolutely voluntary and non-violent. नेक्स्ट है हमारा हिजरत। ठीक है, सो पहले अब ध्यान से मीनिंग सुनिए हिजरत का, मैं डिक्टेट कर रही हूं। हिजरत इज इक्विवेलेंट टू वॉलेंट्री एक्साइल फ्रॉम द परमानेंट प्लेस ऑफ रेजिडेंस टू एस्केप फ्रॉम ऑप्रेशन एंड इनजस्टिस। ठीक है, हिजरत एक तरह का वॉलेंट्री एक्साइल है। एक्साइल का मतलब क्या होता है? EXILE। एक्साइल का मतलब होता है टू बैनिश समवन फ्रॉम हिज प्लेस। सो एक्साइल का मतलब होता है, बेसिक सा मतलब होता है किसी को उसकी जगह से भगा देना। ठीक है, जहां वो रहता है उसे वहां से भगा देना, उसे दूर कहीं भेज देना, दैट इज एक्साइल। तो ये हिजरत एक वॉलेंट्री एक्साइल है, यानी आप खुद से अपनी जगह को छोड़ रहे हो, अपनी जगह से जा रहे हो। ठीक है, क्यों जा रहे हो? अपनी परमानेंट प्लेस क्यों छोड़ रहे हो? क्योंकि आप तंग आ चुके हो ऑपरेशन एंड इनजस्टिस से। तो ऑपरेशन एंड इनजस्टिस से परेशान होकर जब आप खुद अपनी परमानेंट प्लेस ऑफ रेजिडेंस को छोड़ते हो, ठीक है, दैट इज हिजरत। सो गांधी जी ने किसको हिजरत रेकमेंड किया है? किन लोगों के लिए हिजरत है? उनके लिए है जो ऑप्रेस्ड फील करते हैं। सो हिजरत कौन कौन यूज कर सकता है? जो ऑप्रेस्ड फील कर रहे हो, ठीक है, जो बिना अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के नहीं रह सकते, जिनकी सेल्फ रिस्पेक्ट खो चुकी है, ठीक है, इन अ पर्टिकुलर प्लेस, एंड दे लैक स्ट्रेंथ, उनके पास स्ट्रेंथ नहीं है, क्योंकि स्ट्रेंथ आती है नॉन वायलेंस से। सो एग्जाम्पल क्या है हिजरत का? एग्जाम्पल है हिजरत का, सपोज जो एक कम्युनिटी है विलेज में, ठीक है, एक कम्युनिटी है विलेज में जिसको बहुत ज्यादा ऑप्रेस किया जा रहा है, ठीक है, उस कम्युनिटी के मेंबर्स, उनके पास करेज नहीं है, ठीक है, वो ट्रू सत्याग्रहीज नहीं है, उनके पास करेज नहीं है और वो ट्रू सत्याग्रहीज नहीं है, ठीक है, उनके लिए बेस्ट चीज क्या रहेगी कि वो उस जगह को छोड़ दे, ठीक है, और अब कहीं और चले जाए, दैट इज वॉलेंट्री एक्साइल। यही रेकमेंड किया है गांधी जी ने ऐसे लोगों के लिए। सो सत्याग्रह की लास्ट टेक्निक क्या है? सिविल डिसओबीडियंस। ध्यान से समझो इस वर्ड को, ठीक है, सिविल डिसओबीडियंस, यानी डिसओबीडियंस का सिविल होना जरूरी है, सिंसियर होना जरूरी है, रिस्पेक्टफुल होना जरूरी है, रेस्ट्रेंट होना जरूरी है। मतलब डिसओबीडियंस ऐसे भी हो सकता है कि मार पीट के तुम डिसओबे कर रहे हो चीजों को, कोई तुम्हें ऑर्डर दे रहा है तुम उस पर चिल्ला के डिसओबे कर रहे हो, लेकिन यहाँ पे क्या है, डिसओबीडियंस का सिविल होना जरूरी है। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि गांधी जी ने डिसओबीडियंस पर कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाए हैं, ठीक है, गांधी जी ने डिसओबीडियंस पर कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाए हैं। वो रेस्ट्रिक्शंस हैं कि डिसओबीडियंस मस्ट बी सिविल, वो सिविल होना चाहिए, सिंसियर होना चाहिए, पूरी तमीज के साथ किया जाना चाहिए, रिस्पेक्टफुल होना चाहिए, ऐसा नहीं कि सामने वाले को आप बहुत बुरी तरीके से जलील कर रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, रिस्पेक्टफुल होना चाहिए, ठीक है, और कुछ प्रिंसिपल्स पर बेस्ड होना चाहिए। ऐसा नहीं है वो इसका कोई बेसिस ही नहीं है और डिसओबे कर रहे हैं हम, नहीं, डिसओबीडियंस मस्ट बी बेस्ड ऑन सम प्रिंसिपल्स। और ऐसा नहीं होना चाहिए कि जब मर्जी है तब डिसओबीडियंस चालू हो गया, ठीक है, आर्बिट्रेरी है, अनप्रिडिक्टेबल है, ऐसा नहीं होना चाहिए, और किसी हेट के साथ इसको नहीं किया जाना चाहिए।
सो डिसोबीडियंस पर रेस्ट्रिक्शंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है अकॉर्डिंग टू गांधी जी। कुछ रूल्स होना जरूरी है जब डिसोबीडियंस प्रैक्टिस कर रहे लोग, कि किसी भी तरीके की वायलेंस नहीं होगी, ठीक है, किसी भी तरीके की लॉलेसनेस नहीं होगी। ये सारी चीजें इंश्योर करना जरूरी है वाइल प्रैक्टिसिंग डिसोबीडियंस। और एक एरिया तक लिमिटेड रहनी चाहिए, एक एरिया की बाहर नहीं जानी चाहिए। जो एरिया हम लोग ने चूज किया डिसोबीडियंस के लिए, उसी एरिया में वो लिमिटेड रहनी चाहिए। तो ये सारी चीजें गांधी जी ने खुद बताई हैं रिगार्डिंग सिविल डिसओबीडियंस, ठीक है। ये सारे रेस्ट्रिक्शंस हैं जो गांधी जी ने डिसओबीडियंस पर लगाए हैं। सो गाइज यही सारी टेक्निक्स थी सत्याग्रह की। सो हमारा नेक्स्ट एस्पेक्ट है विजन ऑफ अ क्लासलेस सोसाइटी। सो गांधी जी का बहुत बड़ा फेथ था इन ह्यूमन इक्वालिटी, ठीक है। गांधी जी इक्वालिटी को बहुत फेवर करते थे, सभी लोगों को वो इक्वली देखते थे, ठीक है। उनके लिए कोई नीच जात का या ऊंची जात का नहीं था, उनके लिए सब लोग इक्वल थे। इसी वजह से गांधी जी बहुत बड़े एडवोकेट थे किसके, क्लासलेस सोसाइटी थे के, ठीक है। वो क्लासलेस सोसाइटी के फेवर में थे। लोगों का माइंडसेट क्या था, लोगों का माइंडसेट कुछ ऐसा था कि वो लेबर में डिवीजन करते थे, जो लेबर्स थे उनके बीच में डिस्क्रिमिनेशन करते थे। लोगों का मानना था या सोसाइटी का मानना था कि फिजिकल लेबर और मेंटल लेबर में फर्क होता है। फिजिकल लेबर हो गया यार आपका रिक्शे चलाने वाले जो होते हैं, ठीक है, जो कंस्ट्रक्शन वर्क में लगते हैं वो लेबर। जो फिजिकल लेबर होता है वो थोड़ा नीचे रहता है, और मेंटल लेबर यानी कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, ये सारे लोग बहुत ऊंचे रहते हैं, ठीक है। ऐसी सोच थी सोसाइटी की। इसी सोच को गांधी जी खत्म करना चाहते थे, राइट। उन्होंने कहा लेबर तो लेबर होता है, दे ऑल आर वर्किंग, वो अपने घर को चलाने के लिए सभी लोग वर्क कर रहे हैं, इसीलिए कोई भी फिजिकल या मेंटल लेबर में डिफरेंशिएट नहीं करेगा। सो जो भी लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था गांधी जी उसके अगेंस्ट सोसाइटी में, ठीक है। ह्यूमन बींग्स जिस भी तरीके से आपस में खुद को डिस्क्रिमिनेट कर रहे थे, कलर के बेसिस पे, जेंडर के बेसिस पे, फेथ के बेसिस पे, कि मेरा ये रिलीजन है तुम्हारा वो रिलीजन है, लड़के लड़की में फर्क करना, ठीक है, इन सारे बेसिस पे जो लोग डिस्क्रिमिनेशन फैला रहे थे गांधी जी उसके अगेंस्ट थे। सो गांधी जी ने इक्वालिटी लाई, ठीक है, मेन एंड वुमेन के बीच गांधी जी ने इक्वालिटी लाई, और डिफरेंट रिलीजन्स के बीच में भी इक्वालिटी लाई, राइट। सो एक तरीके से गांधी जी क्लासलेस सोसाइटी लाना चाहते थे। क्लासलेस सोसाइटी इन द सेंस कि कोई भी डिस्क्रिमिनेशन न रह जाए सोसाइटी में, तब वो एक क्लासलेस सोसाइटी कहलाएगी। एक ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आना चाहते थे सोसाइटी में। गांधी जी के लिए क्लासलेस सोसाइटी का मतलब यही है कि कोई भी डिस्क्रिमिनेशन न रह जाए और सब लोग इक्वल रहें। सो हमारा नेक्स्ट एस्पेक्ट है ट्रुथ। ट्रुथ ऑक्यूपाइज द हाईएस्ट प्लेस इन द गांधीयन फिलॉसफी। सो फॉर गांधी जी ट्रुथ इज गॉड एंड गॉड इज ट्रुथ। सच ही भगवान है और भगवान ही सच है। सो गांधी जी कहते थे कि इंसान एयर के बिना, वाटर के बिना जी सकता है, लेकिन वो भगवान के बिना नहीं जी सकता, यानी ट्रुथ के बिना इंसान की एग्जिस्टेंस पॉसिबल नहीं है। क्योंकि झूठ की कोई एग्जिस्टेंस नहीं होती, सिर्फ सच की ही एग्जिस्टेंस होती। सो गांधी जी ने गॉड को एंड ट्रुथ को इंटरचेंजेबली यूज किया, एक दूसरे की जगह पे यूज किया, क्योंकि उनके लिए दोनों सेम ही थे, ठीक है, ट्रुथ और गॉड। इवन गांधी जी ने यह कहा है कि आप लोग को सिर्फ ट्रुथ इज गॉड बोलना चाहिए, यानी सच ही भगवान है। नेक्स्ट एस्पेक्ट है एंड एंड मीन्स। सो गांधी जी का मानना था कि मीन्स एंड एंड्स का प्योर होना बहुत ज्यादा जरूरी है, यानी जो आपका पर्पस है उसका प्योर होना बहुत ज्यादा जरूरी है, और उस पर्पस के थ्रू जो आप अचीव करना चाह रहे हो उसका प्योर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। पर्पस होता है यार मीन्स, एंड जो आप अचीव करना चाह रहे हो वो होता है एंड, ठीक है। यानी कि अगर मुझे कुछ अचीव करना है, मेरा पर्पस क्या है, मेरा पर्पस है कि मुझे सोसाइटी की सेवा करनी है, ठीक है, सोसाइटी में सबकी हेल्प करनी है, ये मेरा पर्पस है, ये मेरा मीन्स है। तो मेरा एंड क्या होगा, मेरा एंड होगा कि मुझे आईएएस ऑफिसर बनना है, ठीक है, ये मेरा एंड है। तो यहाँ पे ये दोनों ही चीजें प्योर है, राइट, मेरा मीन्स भी प्योर है, मेरा एंड भी प्योर है। सो सही मीन्स का ही यूज करना चाहिए सही एंड्स को अचीव करने के लिए, ठीक है। ओनली राइट मीन्स शुड बी अप्लाइड फॉर द परस्यूट ऑफ राइट एंड्स। अगर हमें राइट एंड्स अचीव करने, अगर हमें सही एंड्स अचीव करने, सही गोल्स अचीव करने हैं, तो हमें सही रास्ता पकड़ना जरूरी है। अगर हमारा पर्पस सही होगा, अगर हमारे मीन्स सही होंगे, तो हमारा एंड भी सही होगा। सो मीन्स एंड एंड्स को सीड और ट्रीज से कंपेयर किया गया है। लेट्स सी कैसे।
अगर सही बीज डालोगे तभी तो सही ट्री आएगा ना, है ना। अगर तुमने नीम के बीज डाल दिए और तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो कि उसमें से आम उगाएं, तो ये पॉसिबल नहीं है, राइट। हमें सही सीड्स डालने होंगे सही ट्री के लिए। सो हमें सही मीन्स का यूज करना होगा सही एंड्स को अचीव करने के लिए। एक सिक्के के दो पहलू की तरह हैं मीन्स एंड एंड्स। इन दोनों को सेपरेट नहीं किया जा सकता है। आपने गलत रास्ता चुना, आपने इमोरल मीन्स का चूज किया, ठीक है, आपने इमोरल मीन्स का यूज किया और आप चाहते हो मोरल एंड्स अचीव हो, सही रास्ते पे सही गोल मेरा अचीव हो जाए, तो वो चीज पॉसिबल नहीं है। गलत रास्ते पे चल के सही गोल अचीव नहीं होगा। इमोरल मीन्स का यूज करके मोरल एंड्स को अचीव नहीं किया जा सकता। सो हमने मीन्स और एंड्स का मतलब समझ लिया। अब ये मीन्स और एंड्स किस जगह अप्लाई कर रहे हैं गांधी जी, अब हम वो समझेंगे। सो गांधी जी कह रहे हैं अगर तुम लोगों की रिस्पेक्ट, ठीक है, लोगों की रिस्पेक्ट फियर और कोअर्शन पर चाह रहे हो, मतलब तुम कौन सा मीन्स अप्लाई कर रहे हो, तुम एक वायलेंट मीन्स अप्लाई कर रहे हो, एक वायलेंट रास्ता चुन रहे हो लोगों की रिस्पेक्ट के लिए, लोगों की रिस्पेक्ट गेन करने के लिए, कि अगर मैं लोगों को डराऊंगा धमकाऊंगा, ठीक है, उन्हें डरा धमका के रखूंगा तो लोग मेरी रिस्पेक्ट करेंगे। तो यहां पे क्या हुआ, इमोरल मीन्स का यूज किया गया इमोरल एंड्स को अचीव करने के लिए, जो कि गलत है, ठीक है। इमोरल मीन्स का यूज किया गया यहां पे। सो अगर हम अथॉरिटी के बेसिस पे, कोअर्शन के बेसिस पे लोगों का लव और रिस्पेक्ट चाहेंगे तो वो हमें कभी नहीं मिलेगी। सो एक तरीके से मोरल मीन्स पर या मोरल क्वालिटी पर फोकस है गांधी जी का, कि मोरल मीन्स यूज किए जाने चाहिए पॉलिटिक्स में, ठीक है। पॉलिटिक्स में मोरल मीन्स का यूज करके ही मोरल एंड्स को अचीव किया जाना चाहिए। तो यहाँ पे एक तरीके का स्पिरिचुअलाइजेशन हो रहा है पॉलिटिक्स का, पॉलिटिक्स के स्पिरिचुअलाइजेशन की बात हो रही है। सो शॉर्ट में ये कहा जा सकता है कि पॉलिटिक्स एंड एथिक्स वर इनसेपरेबल इन गांधीयन सिस्टम ऑफ थॉट, यानी गांधीयन फिलॉसफी में पॉलिटिक्स एंड एथिक्स इनसेपरेबल थे। सो हमारा सिक्स्थ एस्पेक्ट है स्टेट। सो गांधी जी वॉज अ फिलोसफिकल एनार्किस्ट, ठीक है, ही वॉज अ फिलोसफिकल एनार्किस्ट। एनार्किस्ट कौन होते हैं, एनार्किस्ट वो होते हैं जो स्टेट के अगेंस्ट रहते हैं, ठीक है, स्टेट के अगेंस्ट जो रहते हैं उनको एनार्किस्ट कहते हैं, एनार्किसिज्म। सो गांधी जी स्टेट की एग्जिस्टेंस के अगेंस्ट थे, ठीक है, गांधी जी वॉज अगेंस्ट स्टेट। सो उनका एटीट्यूड एंटी स्टेट था, ठीक है। सो गांधी जी ने कहा है कि हिस्ट्री में कोई भी ऐसा एग्जाम्पल नहीं मिलेगा आपको जो कि गरीब लोगों के लिए खड़ा हो, ठीक है। जो स्टेट कभी भी कोई हिस्ट्री में ऐसा एग्जाम्पल नहीं मिलेगा जहां पे स्टेट ने गरीब लोगों को फेवर किया हो या उनके लिए कुछ किया हो। सो जनरली स्टेट कोअर्शन यूज करता है, फोर्स यूज करता है, इसीलिए स्टेट को मोरली देखा जाए तो एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। सो वायलेंस का यूज करके स्टेट जो इंडिविजुअल के अंदर मोरल वैल्यूज को डिस्ट्रॉय कर देता है। सो इंडिविजुअल हैज अ सोल, इंडिविजुअल के पास उसकी सोल रहती है, उसकी आत्मा रहती है, बट स्टेट इज अ सोललेस मशीन। सो इंडिविजुअल को एक तरीके से डेवलप नहीं करने देता है स्टेट, उसकी इंडिविजुअलिटी को खत्म कर देता है। हाँ, स्टेट एक काम सही करता है कि वो एक्सप्लॉयटेशन को कम करता है, ठीक है, उसके डिस्करेज करता है, लेकिन एक तरीके से स्टेट हमारी डिपेंडेंस बढ़ा देता है कोअर्शन पर, ठीक है, वायलेंट मीन्स पर हम डिपेंड हो जाते हैं। क्योंकि किसी को अगर आपको स्टेट को अगर रोकना है किसी को आपको एक्सप्लॉइट करने से, तो वो वायलेंट मेथड्स का यूज करेगा, राइट। एक तरीके से हम डिपेंड हो जाएंगे वायलेंट मेथड्स पर। एक तरीके से अब देखो भी तो गांधी जी को खुद भी ये चीज पता थी कि कभी भी क्लासलेस या स्टेटलेस सोसाइटी नहीं आएगी, ठीक है, तुरंत तो एटलीस्ट नहीं आएगी, ये चीज उन्हें भी बहुत अच्छे से क्लियर थी। बट फिर भी उन्होंने खुद कहा है कि स्टिल मुझे पता है कि ये चीज कभी पॉसिबल नहीं होगी, ठीक है, या बहुत देर से पॉसिबल होगी, लेकिन फिर भी मैं एक नॉन वायलेंट सोसाइटी के लिए या एक क्लासलेस सोसाइटी के लिए स्ट्रगल करूंगा। सो गांधी जी ने यहाँ पे कहा है कि ही बिलीव्ड दैट द कैरेक्टर ऑफ द स्टेट, स्टेट का क्या कैरेक्टर है, चरित्र क्या है स्टेट का, वुड एंटायरली डिपेंड अपॉन हाउ द पॉलिटिकल पावर वॉज वन, ठीक है, किस तरीके से पॉलिटिकल पावर स्टेट के पास आई है, ठीक है, किस तरीके से पॉलिटिकल पावर अक्वायर की गई है, ठीक है, इसी पर डिपेंड करेगा स्टेट का कैरेक्टर। सो अगर नॉन वायलेंट मेथड से पॉलिटिकल पावर अक्वायर की गई है,
ठीक है, नॉन वायलेंट मेथड्स यूज किए गए हैं, तब वो स्टेट एक डेमोक्रेटिक स्टेट होगा, तब उस स्टेट का कैरेक्टर कैसा होगा, डेमोक्रेटिक होगा। अगर नॉन वायलेंस ऑफ द कावर्ड का यूज हुआ है, ठीक है, हमने 3 तरीके की आपको नॉन वायलेंस बताई थी, राइट, 3 तरीके की होती है, तो जो लास्ट वाली नॉन वायलेंस ऑफ द कावर्ड है, अगर वो यूज की गई है पॉलिटिकल पावर अक्वायर करने में, तो स्टेट का कैरेक्टर डेमोक्रेटिक होगा, सही है, ठीक है, डेमोक्रेटिक होगा, लेकिन एक्सप्लॉयटेशन बहुत होगा उस स्टेट में, एक्सप्लॉयटेशन कंटिन्यू रहेगा। क्यों? क्योंकि नॉन वायलेंस ऑफ द कावर्ड का यूज हुआ था पॉलिटिकल पावर अक्वायर करने के लिए। लेकिन अगर पॉलिटिकल पावर अक्वायर करने के लिए नॉन वायलेंस ऑफ द ब्रेव, ठीक है, जो बहादुर लोग हैं उनकी नॉन वायलेंस का यूज किया गया है पॉलिटिकल पावर अक्वायर करने के लिए, तो उस स्टेट का कैरेक्टर डेमोक्रेटिक होगा। बट वहां पर एक्सप्लॉयटेशन बहुत कम होगा, ठीक है, उस स्टेट में एक्सप्लॉयटेशन बहुत कम होगा, जहां पर नॉन वायलेंस ऑफ द ब्रेव, ठीक है, ब्रेव लोगों की नॉन वायलेंस से पॉलिटिकल पावर अक्वायर की गई है, उस स्टेट का कैरेक्टर डेमोक्रेटिक होगा, लेकिन वहां पे एक्सप्लॉयटेशन बहुत कम होगा, कोअर्शन बहुत कम होगा। गांधी जी कहते हैं स्टेट एक तरह का मीन्स है, ठीक है, जैसे बहुत सारे मीन्स होते हैं जिसके थ्रू इंडिविजुअल खुद को बनाता है, खुद की प्रोग्रेस करता है, उसी तरीके से स्टेट भी एक तरह का मीन्स है। जैसे बाकी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी में एग्जिस्ट करती हैं, वैसे ही स्टेट भी एग्जिस्ट करता है। स्टेट इज नॉट एन एंड इन इट सेल्फ, ठीक है, स्टेट खुद में ही एक एंड नहीं है, वो बाकी एसोसिएशंस की तरह ही है जो कि ह्यूमन वेलफेयर प्रमोट करती हैं, ठीक है। स्टेट डज नॉट एंजॉय एनी सुपीरियर स्टेटस, स्टेट के पास कोई सुपीरियर पोजीशन नहीं है। सो फिर गांधी जी किसको सुपीरियर पोजीशन पर रखते थे? गांधी जी कहते थे कि पीपल की सॉवरेंटी, जो हमारी सॉवरेंटी है, उसे इंपॉर्टेंस मिलनी चाहिए, मींस पीपल आर सॉवरेन। आप प्रियम्बल में भी देखोगे जो पहली लाइन है वो है वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी जो इंडिया के लोग हैं उन्होंने खुद कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है अपने लिए, ये है वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो वी आर सॉवरेन, हम लोग सॉवरेन है, इंडिया के लोग सॉवरेन है। सो गांधी जी लोगों की सॉवरेंटी की बात करते हैं और ये सॉवरेंटी मोरल अथॉरिटी पर बेस्ड होनी चाहिए, ठीक है। और गांधी जी ने कहा है कि लोगों के पास अधिकार है कि वो जो स्टेट की अथॉरिटी है उसे रेजिस्ट कर सकते हैं, वो लोग अगेंस्ट जा सकते हैं स्टेट की अथॉरिटी के। बट स्टेट की अथॉरिटी के अगेंस्ट जाना ये मतलब नहीं है कि वायलेंट मीन्स का यूज किया जाए, सिर्फ नॉन वायलेंट मेथड्स के थ्रू ही स्टेट की अथॉरिटी के अगेंस्ट जाया जा सकता है। स्टेट के अगेंस्ट हम तभी जाएंगे जब उसकी पॉलिसी सही नहीं होंगी। सो गांधी जी ने यहां बात की है स्टेटलेस डेमोक्रेसी की। सो स्टेटलेस डेमोक्रेसी क्या है? स्टेटलेस डेमोक्रेसी एक फेडरेशन है सत्याग्रही कम्युनिटीज की, ठीक है, जो सत्याग्रही कम्युनिटीज हैं उनकी फेडरेशन को, ठीक है, स्टेटलेस डेमोक्रेसी कहा गया है। ये लोग साथ में ऑपरेट करेंगे, ठीक है, कोऑपरेट करेंगे वॉलेंट्री बेसिस पर, जिसे करना होगा वही करेगा, कोई जबरदस्ती नहीं है। ये लोग वॉलेंट्री बेसिस पर कोऑपरेट करेंगे एंड एक पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, ठीक है, एक पीसफुल कोएग्जिस्टेंस इंश्योर करेंगे। सो ये सत्याग्रही कम्युनिटीज साथ में मिलकर काम करेंगी, कोऑपरेट करेंगी और एक पीस को मेंटेन करेंगी, ठीक है, कि पीसफुल एग्जिस्टेंस हो हमारी। हर पंचायत के पास फुल पावर थे। यार गांधी जी बहुत बड़े एडवोकेट थे पंचायत्स के, ठीक है, वो डिसेंट्रलाइजेशन में बहुत ज्यादा बिलीव करते थे, डिसेंट्रलाइजेशन में बहुत ज्यादा बिलीव करते थे। तभी तो उन्होंने कहा ना कि स्टेट के पास सारी पावर्स नहीं हो सकती, स्टेट कभी सुपीरियर नहीं हो सकता। जो नीचे के लेवल के, जो ग्रास रूट डेमोक्रेसी है आपकी, उस पे गांधी जी का बहुत ज्यादा फोकस था, ठीक है, कि पंचायत्स को, विलेज पंचायत्स को मैं कैसे पावरफुल करूं। अगर लोएस्ट लेवल पे मैंने लोगों को पावरफुल कर दिया तो हाईएस्ट लेवल पे तो पावर है ही, राइट, तब तो सब कुछ पूरा हो ही गया। तो लोएस्ट लेवल पे लोगों को कैसे पावरफुल बनाया जाए, इसी वजह से गांधी जी का फोकस विलेज पंचायत्स पर रहता था कि विलेज पंचायत्स को कैसे पावर दी जाए, डिसेंट्रलाइजेशन कैसे किया जाए। सो उन्होंने कहा कि हर विलेज सेल्फ सस्टेन्ड होगा, ठीक है, उसके पास अपने रिसोर्सेज रहेंगे, वो अपने जो अफेयर्स हैं, जो विलेज अफेयर्स होते हैं, जो विलेज में सारे काम होते हैं, जो चीजें होती हैं, वो विलेज खुद मैनेज करेगा, ठीक है। इतनी हद तक एक विलेज के पास पावर रहेगी कि वो खुद को डिफेंड कर सके, मतलब एक तरीके से स्टेट की तरह बना दिया हर विलेज को, ठीक है। विलेज के पास पूरी पूरी ताकत रहेगी कि वो अपने अफेयर्स मैनेज करे, जो भी उसके इंटरनल अफेयर्स हैं उन सबको मैनेज करे, प्लस विलेज के पास अपनी ताकत रहेगी कि खुद को कैसे डिफेंड करेगा अपने एनिमी की
उससे, ठीक है, अपने एनिमी से कैसे खुद को डिफेंड करेगा, इसकी भी ताकत विलेज के पास रहेगी। सो अगर ऐसी सोसाइटी बन जाए जहां पर हर विलेज अपने अफेयर्स खुद मैनेज कर रहा है, ठीक है, खुद को अपने एनिमी से डिफेंड कर रहा है, तो ऐसी सोसाइटी कैसी होगी? हाईली कल्चर्ड होगी, ठीक है, क्योंकि हर मैन एंड वुमेन को अपने राइट्स पता होंगे, उन्हें क्या चाहिए वो पता होगा, ठीक है, किससे चाहिए ये चीज पता होगी, और सबसे बड़ी बात इक्वालिटी रहेगी। सो एक डेमोक्रेसी में एक्सप्लॉयटेशन की गुंजाइश है, ठीक है, डेमोक्रेसी में एक्सप्लॉयटेशन पॉसिबल है, लेकिन स्टेटलेस डेमोक्रेसी इस तरीके से फंक्शन करती है, एक स्टेटलेस डेमोक्रेसी में एक्सप्लॉयटेशन की कोई भी जगह नहीं रह जाएगी, क्योंकि सभी के पास पार है, ठीक है, एक विलेज के पास भी पार है, एक स्टेट के पास भी पार है। सो यहां पर हम कह सकते हैं कि गांधी जी एम्फेसाइज्ड रूरल सिविलाइजेशन which will be free from exploitation of one man by another. This type of democracy will be real democracy. So जैसे स्टेट को बहुत ज्यादा सेक्रेड माना गया है, बहुत हाई पोजीशन पर रखा गया है, गांधी जी ने ऐसा कुछ नहीं कहा है। गांधी जी वॉज अगेंस्ट द एब्सोल्यूट अथॉरिटी ऑफ स्टेट। गांधी जी के प्लान में विलेज पंचायत का सुपीरियर रोल है, ठीक है, विलेज पंचायत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर गांधी जी। और गांधी जी ने यह भी कहा है कि जो मेंबर्स होंगे विलेज पंचायत के वो डायरेक्टली इलेक्ट होने चाहिए। इवन गांधी जी ने एक पूरा प्लान बनाया, एक पूरी स्कीम बनाई थी विलेज डेमोक्रेसी की, जहां पे डिसेंट्रलाइज्ड पॉलिटिकल ऑर्डर फॉलो होगा, यानी किसी एक के हाथ में पार नहीं होगी, सेंट्रलाइज्ड पॉलिटिकल ऑर्डर नहीं होगा, बल्कि डिसेंट्रलाइज्ड पॉलिटिकल ऑर्डर होगा। सो अब हम ये गांधी जी का प्लान डिस्कस करेंगे, ठीक है, कि ये स्कीम क्या थी विलेज डेमोक्रेसी की। सो इस सिस्टम में लोग एक दूसरे को पर्सनली जान जाएंगे, ठीक है, एक दूसरे से पर्सनली कांटेक्ट में रहेंगे। सो जब लोग एक दूसरे को पर्सनली जानने लगेंगे तो वहां पे सेंट्रलाइज्ड पावर की गुंजाइश नहीं रह जाएगी। सो हर इंडिविजुअल एक तरीके से खुद को रूल करेगा, और इंडिविजुअल का मेन मोटो क्या होगा? सर्विस टू द ग्रुप, ठीक है, जो ग्रुप है उसकी सर्विस। इसीलिए ये डिसेंट्रलाइज्ड सोसाइटी क्रिएट करेगा, ठीक है, ये सिस्टम एक डिसेंट्रलाइज्ड सोसाइटी क्रिएट करेगा विद इट्स स्मॉल स्केल यूनिट्स, ठीक है, स्मॉल स्केल यूनिट्स होंगी इस सिस्टम में। सो गांधी जी का कहना था स्टेट को मिनिमम फंक्शंस परफॉर्म करने चाहिए, ठीक है, जो मिनिमम फंक्शंस है, कम से कम फंक्शंस स्टेट को परफॉर्म करने चाहिए। सेल्फ गवर्नमेंट इज बेस्ट गवर्नमेंट। सो जो नेशन, ठीक है, स्मूथली रन करती है, ठीक है, अपने अफेयर्स खुद मैनेज करती है, इफेक्टिवली मैनेज करती है विदाउट मच इंटरफेरेंस, इज ट्रूली डेमोक्रेटिक। जहां पर स्टेट की कम से कम इंटरफेरेंस रहती है और जो नेशन स्मूथली रन करती है वो बेस्ट डेमोक्रेसी है, और सही में वो डेमोक्रेसी है इन इट्स रियल टर्म्स। और जहां पर ऐसी कंडीशन नहीं है, जहां पर स्टेट बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस कर रहा है, ठीक है, बहुत ज्यादा इंटरफेयर कर रहा है, वो डेमोक्रेसी सिर्फ नाम की ही डेमोक्रेसी है। सो गांधी जी ने ऐसा कहा था कि जितनी स्टेट की अथॉरिटी कम होगी, जितनी ज्यादा स्टेट की अथॉरिटी कम होगी, उतनी ही ज्यादा मोरल फ्रीडम मिलेगी इंडिविजुअल को। और इनफैक्ट इसी को उन्होंने स्वराज्य कहा है, ठीक है। सही में स्वराज क्या है, इन इट्स रियल टर्म स्वराज क्या है, वो यही है कि स्टेट की कम से कम इंटरफेरेंस हो इंडिविजुअल की लाइफ में, और इंडिविजुअल के हाथ में खुद पावर हो, ठीक है, मोरल फोर्स हो, ठीक है, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर हो, यही स्वराज है। सो अब हम देखेंगे डॉक्ट्रीन ऑफ ट्रस्टीशिप। सो गांधी जी बिलीव्ड इन सिंपल लिविंग, ठीक है, बहुत ही साधारण जीवन व्यतीत करने में गांधी जी बिलीव करते थे, ठीक है, एट द लेवल ऑफ प्रोडक्शन एज वेल एज कंजम्पशन, यानी प्रोडक्शन भी बहुत ही सिंपल तरीके से हो, एंड उस प्रोडक्शन जो प्रोड्यूस हुई है चीजें उनका कंजम्पशन भी सिंपल तरीके से हो, ऐसा गांधी जी का मानना था। सो प्रोडक्शन सिंपल तरीके से हो मतलब यानी सिंपल टेक्नोलॉजीज का यूज हो, जैसे कि हेवी इंडस्ट्रीज का यूज होता है कुछ प्रोड्यूस करने में, गांधी जी उसके फेवर में नहीं थे। गांधी जी ने कहा नहीं, सिंपल टेक्नोलॉजीज का यूज करो चीजें प्रोड्यूस करने के लिए। क्यों? क्योंकि उस वक्त बहुत ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट था इंडिया में, बहुत ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट था, ठीक है। तो अगर सिंपल टेक्नोलॉजी यूज करेंगे, अगर हम लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स यूज करेंगे जहां पे लेबर की ज्यादा जरूरत है, तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, मास एम्प्लॉयमेंट होगा सिंपल टेक्नोलॉजी की वजह से।
वहीं पे अगर हम हैवी इंडस्ट्रीज लगाएंगे, ठीक है, हाईली टेक्नोलॉजिकल चीजें यूज करेंगे, तो वास्ट अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा, क्योंकि वहां पे मशीन्स की जरूरत पड़ती है, ठीक है, पर्टिकुलरली इन कंट्री लाइक इंडिया। सो गांधी जी प्रेफर्ड प्रोडक्शन बाय द मासेस, यानी लोग ही चीजें प्रोड्यूस करें ओवर मास प्रोडक्शन बाय हैवी इंडस्ट्रीज। ठीक है, कितनी सही लाइन है देखो, लोगों को यानी चीजें ज्यादा से ज्यादा लोग मिलकर चीजें प्रोड्यूस करें इंस्टेड कि बहुत ज्यादा प्रोडक्शन हो हैवी इंडस्ट्रीज की वजह से। ठीक है, क्या चीज बेहतर रहेगी? ये चीज बेहतर रहेगी ना कि ज्यादा से ज्यादा लोग मिलकर प्रोड्यूस करें चीजें जिसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो, एंड ना कि बहुत ज्यादा प्रोडक्शन हो जाए हैवी इंडस्ट्रीज की वजह से जो कि अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट करेगा। सो गांधी जी इज अगेंस्ट प्रॉपर्टी। ठीक है, प्रॉपर्टी इज यूज्ड फॉर एक्सप्लॉयटेशन, प्रॉपर्टी एक्सप्लॉइट करने के लिए यूज होती है, इसीलिए गांधी जी इसके अगेंस्ट हैं। गांधी जी का कहना है अगर कैपिटलिस्ट और जमींदार मिल के काम करें, ठीक है, वो गार्जियंस बन जाएं सोसाइटी के, तो उन्हें प्रॉपर्टी अलाउ की जा सकती है, कि वो लोग प्रॉपर्टी रख सकते हैं। बट जो बाकी लोग हैं सोसाइटी में, उनकी प्रॉपर्टी सोशलाइज्ड हो जाएगी। ठीक है, यानी वो प्रॉपर्टी सभी लोग यूज कर सकते हैं और उस प्रॉपर्टी को हम सोशल वेलफेयर में यूज करेंगे। ट्रस्टी का यहां मतलब यार एक तरीके से कस्टोडियन से है या एक तरीके का गार्जियन से है। सो अगर कैपिटलिस्ट और जमींदार मिलके गार्जियंस बन जाते हैं सोसाइटी के, तो उनके पास प्रॉपर्टी रखी जा सकती है, उन्हें प्रॉपर्टी दी जा सकती है और वो प्रॉपर्टी सोशल वेलफेयर के लिए यूज होगी। अगर ऐसा वो लोग करते हैं तभी उनकी एग्जिस्टेंस पॉसिबल है। ठीक है, तभी कैपिटलिस्ट और जमींदार एग्जिस्ट कर सकते हैं, अदरवाइज उनकी क्लास को पेरिश कर देना चाहिए, अदरवाइज उनकी क्लास को खत्म हो जाना चाहिए। सो प्रॉपर्टी का यूज बेसिकली सोसाइटी के वेलफेयर के लिए ही होना चाहिए। सो द सिंपल मीनिंग ऑफ ट्रस्टीशिप इज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द प्रेजेंट कैपिटलिस्ट सिस्टम ऑफ सोसाइटी इनटू एन ईगलिटेरियन सिस्टम। ठीक है, अब ईगलिटेरियन सिस्टम क्या है वो समझ लेते हैं। इट इज अ फिलॉसफी बेस्ड ऑन द नोशन ऑफ इक्वालिटी, ये एक तरीके की फिलॉसफी है जो किस आइडिया पर बेस्ड है? इक्वालिटी के आइडिया पर बेस्ड है। ठीक है, नेमली दैट ऑल पीपल आर इक्वल, मीन्स सारे लोग इक्वल है एंड डिजर्व इक्वल ट्रीटमेंट। ठीक है, ये फिलॉसफी कहती है सभी लोग इक्वल है और उनको इक्वली ट्रीट किया जाना चाहिए, यही मतलब है इगलिटेरियन सिस्टम का। सो ट्रस्टीशिप क्या है? ट्रस्टीशिप एक तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन है। किसको ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं? हम ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं कैपिटलिस्ट सिस्टम को। ठीक है, जो कैपिटलिस्ट सिस्टम एग्जिस्ट करता है सोसाइटी में, उसके ट्रांसफॉर्मेशन को ट्रस्टीशिप कहेंगे। किस में ट्रांसफॉर्म करेंगे? एक इगलिटेरियन सिस्टम में ट्रांसफॉर्म करेंगे। इगलिटेरियन सिस्टम क्या है? जहां पे इक्वालिटी है। सो कैपिटलिस्ट सिस्टम को इगलिटेरियन सिस्टम में ट्रांसफॉर्म करने की प्रोसेस को ही ट्रस्टीशिप कहा जाएगा। सो गांधी जी ने कहा कि अकॉर्डिंग टू गांधीयन व्यू, प्रॉपर्टी इज नॉट द सोर्स ऑफ प्रॉफिट एज इन द कैपिटलिस्ट सिस्टम। कैपिटलिस्ट सिस्टम में प्रॉपर्टी अब एक सोर्स ऑफ प्रॉफिट नहीं रह जाएगा, बल्कि लोगों के वेलफेयर का जरिया बनेगा। सो हम कह सकते हैं कि जो ये कॉन्सेप्ट है, जो ये पूरे कॉन्सेप्ट की हम बात कर रहे हैं, ट्रस्टीशिप कॉन्सेप्ट की, ये इंडिविजुअल को एक ओनर की तरह नहीं देखता, एक गार्जियन की तरह देखता है। राइट, इंडिविजुअल के पास अगर कोई प्रॉपर्टी है तो वो उसका ओनर नहीं कहलाएगा, बल्कि गार्जियन कहलाएगा और उस प्रॉपर्टी को वेलफेयर में लगाएगा। सो अगर कैपिटलिस्ट जो हैं, जो एग्रीकल्चर ओन करते हैं, जो इंडस्ट्रीज को ओन करते हैं, अगर उन्हें परसुएड कर लिया जाए पब्लिक सर्वेंट बन जाने के लिए, तो उन्हें पब्लिक की रिस्पेक्ट भी मिलेगी, प्लस वो पब्लिक के इंटरेस्ट में काम भी करेंगे। और यहाँ पे क्लास कॉन्फ्लिक्ट जो है वो खत्म हो जाएगा, जो गरीब और अमीर का डिफरेंस है वो खत्म हो जाएगा और एक तरीके से क्लास कॉपरेशन आ जाएगा। सो जो हमें ये क्लासलेस सोसाइटी अचीव करनी है, इसके लिए हमें इंसान का कैरेक्टर डेवलप करना होगा। राइट, ये काम तुरंत नहीं होगा, बिकॉज स्टार्टिंग में वो लोग ट्रस्टीज बनेंगे। ठीक है, उनका मोरली कैरेक्टर डेवलप होगा, सोसाइटी मोरली डेवलप होगी। ठीक है, और धीरे धीरे करके ऐसे ही धीरे धीरे मोरली डेवलप होके कैपिटलिस्ट और लैंडलॉर्ड्स खत्म हो जाएंगे। राइट, ये सारी चीजें पेरिश हो जाएंगी, क्लास खत्म हो जाएगी। उनको मार डालने से यहाँ पे मतलब नहीं है कि वो लोग खत्म हो जाएंगे, मतलब जो ये क्लास है ना, ये डिफरेंस जो है क्लासेस के बीच में, ये चीज खत्म हो जाएगी। सो गांधी जी का गोल क्लास कोलैबोरेशन एंड क्लास कोऑपरेशन से था। इन्हीं दो चीजों की वजह से, क्लास कोऑपरेशन एंड क्लास कोलैबोरेशन से, हमें क्लासलेस डेमोक्रेसी की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, इन विच एवरी वन विल परफॉर्म सेम फॉर्म ऑफ प्रोडक्टिव फिजिकल लेबर।
ठीक है, सब लोग फिजिकल लेबर परफॉर्म करेंगे एंड देयर विल बी नो एक्सप्लॉयटर्स। जब सभी लोग लेबर है तो कोई एक्सप्लॉयटर बचा ही नहीं, राइट? तो एक क्लासलेस सोसाइटी बन गई। बट अब एक चीज आती है, अगर कैपिटलिस्ट और लेबर्स म्यूचुअल ट्रस्टीज ना बन पाए तो, अगर ये लोग साथ में ना काम कर पाए तो तब क्या होगा? तो अगर कैपिटलिस्ट और लेबर्स मिल के काम नहीं कर पाए, वो ट्रस्टीज नहीं बन पाए, गार्जियंस नहीं बन पाए, तो गांधी जी ने स्टेट ओनरशिप के बारे में बात की है। यानी फिर वो प्रॉपर्टी उनसे लेकर स्टेट के पास चली जाएगी, ठीक है, क्योंकि उन्हें प्रॉपर्टी मिली थी कि वो ट्रस्टीज की तरह एक्ट करेंगे, राइट? गार्जियंस की तरह एक्ट करेंगे और सोसाइटी का भला करेंगे। बट वो लोग ये नहीं कर पाए तो उनसे प्रॉपर्टी लेके स्टेट के पास चली जाएगी, यानी स्टेट ओनरशिप ऑफ इंडस्ट्रीज आएगा। स्टेट ओन करने लगेगा उन इंडस्ट्रीज को, उस प्रॉपर्टी को। सो गांधी जी का मानना था कि अगर पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक पावर्स कंसेंट्रेटेड है, ठीक है, सेंट्रलाइज्ड है, सिर्फ एक के हाथ में है, तो फंडामेंटल राइट्स और सिविल लिबर्टीज की कोई भी जगह नहीं रह जाएगी। ये सारी चीजें हमें कभी नहीं मिलेंगी, ठीक है, बिकॉज ये जो कंसेंट्रेशन ऑफ पावर है, इट इज अगेंस्ट मोरल लिबर्टी ऑफ द इंडिविजुअल। जो इंडिविजुअल को फ्रीडम मिलती है वो कभी भी नहीं मिल पाएगी। सो फ्रेंड्स, हमने गांधीइज्म का एक पार्ट कंप्लीट कर लिया, पार्ट 1, ठीक है। पार्ट 2 भी वीडियो का बहुत जल्दी आएगा और काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, ठीक है, आपको काफी नई चीजें पता चलेंगी यार। सो गाइज, आई होप हमने आज जो भी डिस्कस किया वो आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ आया तो प्लीज लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन, या आप मेरी इंस्टा आईडी लॉ पीप्स पर भी आपके मुझे बता सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आई विल ट्राई माय बेस्ट टू सॉल्व योर डाउट्स। किसी और डिफरेंट टॉपिक पर यार आपको वीडियो चाहिए तो प्लीज लेट मी नो, आई विल ट्राई माय बेस्ट टू हेल्प यू आउट। So thank you for watching this video friends, and we'll meet soon in the next video. Good luck.